हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले असेसरी ऑर्गन्स के बारे में। इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो है आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास को हम हिंदी में प्लीहा बोलते हैं या फिर तिल्ली भी बोलते हैं। तो पैनक्रियास जो है वो बोथ टाइप्स की ग्लैंड होती है, मतलब दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर असेसरी ऑर्गन का काम करती है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सहायक अंग का कार्य करता है। यह स्टोमक एंड ड्यूडेनम के मिडिल एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्थित होता है। मतलब स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच में या मिडिल एब्डोमिनल कैविटी, या हम जिसको बोल सकते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक या फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन में ये प्रेजेंट होता है। लंबाई जो है इसकी 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, जो कि लगभग वजन में 60 ग्राम का होता है। मतलब कि 60 ग्राम इसका वेट है और 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है पैनक्रियास की। पैनक्रियास के मेनली 3 हिस्से होते हैं, एक है हेड, एक बॉडी और एक टेल। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला है हेड। पैनक्रियास का हेड वह भाग होता है जो ड्यूडेनम के चारों ओर कवर रहता है। मतलब ड्यूडेनम के चारों ओर जो हिस्सा है उसको अपन बोलेंगे पैनक्रियास का हेड वाला भाग। बॉडी जो है पैनक्रियास का बॉडी वाला पार्ट मेन पार्ट होता है जो हेड और टेल के मिडल में तथा स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होता है। मतलब स्टोमक के पीछे ये मिलेगा आपको, और ये जो मेन पार्ट है जो कि आपके हेड और टेल के बीच में मिलेगा। लास्ट जो तीसरा पार्ट है वो है टेल। पैनक्रियास का सबसे अंतिम पार्ट है जो दिखने में सबसे नैरो होता है, इसे टेल कहते हैं। मतलब कि सिकुड़ा हुआ हिस्सा है जिसे हम क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो पैनक्रियास में स्मॉल साइज़ की सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा कवर किए हुए लोब्यूल्स होते हैं, तथा जो सभी लोब्यूल्स है वो एक दूसरे से स्मॉल डक्ट के द्वारा आपस में मिलकर पैनक्रियास के मिडिल पार्ट में एक बड़ी डक्ट बना देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। मतलब छोटी छोटी डक्ट मिलकर पैनक्रिया के मिडिल हिस्से में एक बड़ी डक्ट बन जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, पैनक्रिएटिक डक्ट। यह जो पैनक्रिएटिक डक्ट है ये बाइल डक्ट के साथ मिलकर हिपेटोपैनक्रिएटिक का निर्माण करती है। इस हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट को कंट्रोल करने का कार्य हिपेटोपैनक्रिएटिक स्फिंक्टर का होता है, जिसे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी बोलते हैं। मतलब कि ये लीवर की जो हिपेटी डक्ट है उसके साथ आपका पैनक्रिएटिक डक्ट मिल जाती है, उनको अपन बोलते हैं हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। और इनको कंट्रोल करता है एक स्फिंक्टर जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब अपन बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन में पहला फंक्शन है, पैनक्रियास का मेन वर्क है पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करना। इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, पहला पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करना। अब ये पैनक्रिएटिक जूस क्या है इसको भी हमें डिस्कस करना है। तो इसमें आप देखिए, यह पैनक्रियास से सिक्रेट होता है और लगभग ये 500 से 800 ml पर डे इतना ये सिक्रेट हो जाता है। मतलब कि 500 से 800 ml पर 24 घंटे में पैनक्रियास जो है पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करता है। इसकी जो पीएच है वो 7 से 8 होती है, मतलब कि एल्कलाइन है, क्योंकि 7 से ऊपर पीएच होते हैं अपन उसको एल्कलाइन बोलते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.008 से 1.030 तक होती है। अब ये बनता किन चीज़ों से है, तो इसमें लिक्विड पार्ट जो होता है, वाटर पार्ट, वो लगभग 98.5% और जो सॉलिड पार्ट है वो 1.5% होता है। मतलब यानी कि 98.5% तो आपका इसमें पानी है और 1.5% जो है आपका सॉलिड मटेरियल है। सॉलिड में दो प्रकार के मटेरियल है, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में ट्रिप्सिनोजन, सुक्रोज, लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल, लैक्टोज, एमाइलेज और पेप्सिनोजन मिलेगा। और जो आपके इनऑर्गेनिक है वहाँ पर कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन फंक्शन की बात करते हैं इसके, तो ये ड्यूडेनम के अंदर केमिकल डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। मतलब ये जो पैनक्रिएटिक जूस है ड्यूडेनम के अंदर जो केमिकल डाइजेशन होगा उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। अब अपन बात करते हैं इसी पैनक्रियास के अंदर जो कि एक काम करता है एंडोक्राइन पैनक्रियास का, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो अपने द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन को टारगेट सेल तक पहुंचाने के लिए किसी डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब ऐसी ग्रंथियां जिनको कि अपना जो सिक्रेशन है, जो अपने हार्मोन्स हैं, वो अगर किसी सेल तक पहुंचाने हैं तो उनको डक्ट की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे ही उसको बिना डक्ट के द्वारा सेल तक पहुँचा सकते हैं। अर्थात पैनक्रियास भी एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें विशेष प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है जिन्हें पैनक्रिएटिक आइसलेट्स के नाम से जानते हैं, और इन पैनक्रिएटिक आइसलेट्स को आइसलेट्स ऑफ लेगरहेंस के नाम से जानते हैं।
मतलब ये जो पेनक्रिएटिक जो आइसलेट्स है इसको हम आइसलेट ऑफ लेगरहेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये आइसलेट्स डक्ट लेस होती है, मतलब कि इसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। पेनक्रिएटिक आइसलेट को हम निम्न प्रकार की सेल से पढ़ सकते हैं, या जो जो सेल्स है वो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन कर सकती है वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट सेल है, पहली है अल्फा, दूसरी है बीटा। तो अल्फा सेल जो है, इन सेल के द्वारा ग्लूकेगोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और यह जो हार्मोन है इसका मेन फंक्शन है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। और ये जो हार्मोन इसका नाम है ग्लूकेगोन, और ये कहाँ से सिक्रेट होता है? अल्फा सेल से, जो कि पैनक्रियाज में देखने को मिलती है। दूसरी है बीटा सेल्स, इन सेल के द्वारा एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को वो मैनेज करता है इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ मेलाइटस नामक डिजीज़ हो जाती है, मतलब जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, इसलिए अपने को बाहर से फिर इंसुलिन लेना पड़ता है। जो पेशेंट जो है वो अगर डायबिटीज़ वाला है तो उसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन एक बात और कर सकते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, कि ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं लैग सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। मतलब इंसुलिन कम हुआ तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो गया, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हुआ तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो गई। अब पेनक्रियाज के अंदर अपन लास्ट टॉपिक बात करते हैं, जो कि आपका है पेनक्रियाज की ब्लड सप्लाई। तो पेनक्रियाज की जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी जो आर्टरी करती है उसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी जो है वो पेनक्रियाज को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। और जो वेन्स है जो कि वापस ब्लड लेकर जाती है वो है पेनक्रिएटिक वेन्स। स्प्लीनिक आर्टरी के 4 हिस्से हैं, एक तो है डोर्सल पेनक्रिएटिक आर्टरी, इन्फीरियर पेनक्रिएटिक आर्टरी, ग्रेटर पेनक्रिएटिक आर्टरी और लेज़र पेनक्रिएटिक आर्टरी। इसके बाद आप देखिए तीसरा हिस्सा इसका जो है वो है डेल्टा। जो तीसरी जो सेल है उसका नाम है डेल्टा, अल्फा बीटा के बाद तीसरी है डेल्टा। इस सेल के द्वारा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अल्फा कर रही थी ग्लूकेगोन का, बीटा कर रही थी इंसुलिन का, और डेल्टा कर रही है सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का। यह जो मेन काम करता है वो करता है ग्लूकेगोन तथा इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल या फिर उसको कम करने का काम करता है। मतलब जो ग्लूकेगोन और इंसुलिन जो सिक्रेट हो रहे थे उनके सिक्रेशन को ये कंट्रोल करता है। ये लास्ट में आप यहाँ पर दिखाया गया आपका डायग्राम पेनक्रियाज का, जिससे आप इसको आसानी से और रीड आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका जैसे ये गाल ब्लैडर दिखा दिया, ठीक है, ये इधर स्प्लीन है, ये पेनक्रियाज है। ये बीच वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा पेनक्रियाज है। ये बीच में पेनक्रिएटिक डक्ट है, ये पेनक्रिएटिक डक्ट, ये यहाँ पे जेजुनम हो गया, यहाँ पर ड्यूडेनम हो गया। तो ये आपका जो असेसरी ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये पहला ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियाज। तो आज अपन ने डिस्कस कर लिया पेनक्रियाज, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गाल ब्लैडर को। तो इसी प्रकार की रैपिड रिवीजन क्लासेस जो कि हिंदी में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं और हिंदी में आपको समझा भी रहे हैं, उनको देखते रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।